नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश सरकार के राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर। एक और जहां सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए, देश ही नहीं विदेशों में भी मुख्यमंत्री जाकर रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों को लुभा रहे हैं, राजस्थान में व्यापार की व्यापक संभावनाएं बता रहे हैं। साथ ही साथ उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी किस प्रकार से सरकार आने वाले 5 साल में उद्योग जगत को डेवलप करने वाली है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने वाली है। तो वहीं साथ ही साथ पिछले सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, पिछले सरकार की कमियों को भरने में वक्त लगने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। कई सेक्टर थे जिसके ऊपर राजस्थान फोकस करेगा। टूरिज्म, टेक्सटाइल, आईटी और आईटी सर्विसेज, जिसमें डेटा सेंटर्स, हाइपर डेटा सेंटर्स शामिल हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ श्री अन्न होता है, उसके अंदर और उस फूड चेन के अंदर वैल्यू ऐड करें, जिसको कृषि प्रसंस्करण भी कहते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग। एजुकेशन और स्किल, हमारे यहाँ एजुकेशन को फोकस, स्किलिंग के ऊपर फोकस हो, ये हमारे सेक्टर्स हैं। इंजीनियरिंग, सिस्टम्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ESDM हो, लॉजिस्टिक्स हो, हमारे ऑटो और ईवी के पार्ट्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, मिनरल्स और माइंस हो, ये सारे हमारे विशेष सेक्टर्स हैं। और खास तौर से नए युग के जो सेक्टर्स हैं उसमें हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एग्जीक्यूशन प्लांट्स, उसके साथ हाइड्रोकार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पंप स्टोरेज का भी, पंप और बैटरी स्टोरेज का भी हम उसमें इंसेंटिव दे रहे हैं। ये सभी जो मैंने आपको बताया, जो एक पॉलिटिकल विल के साथ हमने तय करा है कि हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कोई फैक्ट्री आए, उसके साथ छोटी छोटी कई फैक्ट्रीज हमारे युवाओं की लगे। कोई फैक्ट्री आए, कोई टेक्नोलॉजी आए, उसमें हमारा कोई युवा उसमें पार्टनरशिप करे, कोलैबोरेशन करे। कोई फैक्ट्री या कोई आए तो उसकी सर्विसेज जो होती हैं, चाहे खाने पीने की हो, चाहे लॉजिस्टिक्स की हो, वो सर्विसेज हमारे युवा प्रोवाइड करें। तो आपने सुना कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजन पेश किया है किस प्रकार से उद्योग जगत को डेवलप करेंगे, कौन कौन से इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है, रोजगार के अवसर लाखों की संख्या में सृजित करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निशाना साधा, पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ निशाना साधा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। जो पिछली सरकार का जो बुरा अनुभव लेकर जो ले गए हुए हैं, उस अनुभव को मिटाना एक चैलेंज, लेकिन और इसीलिए हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जितने अधिकारी अलग अलग विभागों से चाहिए थे उनको चिन्हित कर लिया है और सिंगल विंडो क्लियरेंस को हम कारगर बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे। उसी दिशा में हमने 25 IAS ऑफिसर्स को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है दूसरे राष्ट्रों के लिए, ताकि उनको दर दर भटकना ना पड़े, दरवाजे खटखटाने ना पड़े। हमने राज्यों के अंदर भी जो हमारे नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उनके लिए एक एक अधिकारी हर राज्य के लिए चिन्हित कर दिया है। जो पॉलिसीज हमने ओवरऑल करी हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, वो इसीलिए करी हैं कि आप आज की तारीख में राजनिवेश में जाकर आप जिस इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वहां पे कौन सा प्लॉट खाली है वो भी आप देख सकते हैं और आप स्पेसिफिक प्लॉट को बुक कर सकते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए, अधिकारियों के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। आपको जो MOU करने हैं वो केवल ऑनलाइन MOUs हो रहे हैं और आपको वहीं जमीन दिख सकती है। वहीं से आपको हमने एक मोबाइल ऐप तैयार करी है, जो हमारे रिको और इस इंडस्ट्रियल एरियाज में जो लोग हैं उनको नॉर्मल फीस वगैरह जो भी है वो अब विदाउट फेस टू फेस ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, ताकि इसमें जो पहले जो करप्शन या जो परेशानियां होती थी वो अब नहीं होगी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश में होने वाले
इस समिट की और समिट की तैयारियों को लेकर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिस प्रकार से उद्योग मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार के दौरान जो बुरा अनुभव लेकर के गए हैं वो एक बड़ा चैलेंज है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजेंद्र आर्य जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, उद्योग के क्षेत्र में मरुधरा को अग्रणी बनाएंगे और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान जो बुरे अनुभव थे, निवेशकों ने जो बुरे अनुभव लिए हैं उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो क्या ऐसी गलतियां पिछली सरकार, जो कि वर्तमान उद्योग मंत्री कह रहे हैं, जिनकी वजह से वर्तमान सरकार को चैलेंज आ रहा है? देखिए आशीष जी, जहाँ तक इस सरकार की बात है तो ये सरकार सिर्फ पिछली सरकार को कोसने के सिवाय कोई काम नहीं करती है। जबकि बात असल ये है कि कांग्रेस के राज में राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11.04 रही, जो पूरे देश के अंदर नंबर 2 पे थी। और इसके साथ ही हमने लगातार राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने की पूरी मतलब कोशिशें की। चाहे एमएसएमई पॉलिसी लाने की बात हो, 17 सितंबर 2022 को पहली हस्तशिल्प और राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को हम लेकर आए। उसके बाद में चूंकि राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प का और गारमेंट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम है और इसको देखते हुए राजस्थान को इन्हीं क्षेत्रों में फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाहे ज्वेलरी के अंदर हो चाहे इसमें हो, जयपुर जोधपुर हमारे 2 बड़े हब हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो यूरोप के अंदर जो हमारे यहाँ से करीबन जो जोधपुर की 900 यूनिट्स हैं, जो छोटे छोटे हस्तशिल्प भी हैं या हस्तशिल्प के अंदर एक्सपोर्ट करने वाले हैं, करीबन 12,000 करोड़ का जो कारोबार होता है उसके ऊपर संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर EUDR पॉलिसी वहाँ पे वो लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने कुछ नियम ऐसे बना दिए जिसकी वजह से वो हो गया। दूसरा, हमारे गारमेंट इंडस्ट्री को कंटेनर का भाड़ा बढ़ गया, उसके साथ में पूरी तरीके से मतलब हमारा ये मतलब इतने सारा बड़ा जो कारोबार है उसके ऊपर प्रश्न लग गया। लेकिन राजस्थान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। ये वो अपने हाथ में जो है उसकी तो चिंता करते नहीं है और भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। और जहां तक बात जापानीज जोन की है तो जापानीज जोन के लिए राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वसुंधरा जी की हो, चाहे माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार हो, उन दोनों सरकारों ने बेहतरीन काम किया। और लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है केंद्र सरकार जब से 2014 से बनी उसके बाद में लगातार जो आर्थिक गलत नीतियां थी, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे वो जीएसटी हो, उससे हमारा एमएसएमई और छोटा कारोबारी पूरी तरीके से तबाह हो गया। और जिस तरीके से मतलब इन लोगों को व्यापार खत्म हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रोजगार किसी मतलब क्षेत्र में मिलता है तो एमएसएमई सेक्टर में मिलता है। इस सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया। सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए, राजस्थान में टूरिज्म की बड़ी संभावना है। पिछली सरकार टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया, हमने इको टूरिज्म की बात की, हमने सोलर को लेकर पहली जो सोलर नीति है 2011 में हम लेकर आए और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 के अंदर भी हम लेके आए, प्रथम पवन ऊर्जा नीति हम लेके आए, राजस्थान को ये सोलर के अंदर नंबर 1 हमने बनाया। तो ये तमाम बातें हैं आशीष जी जिनको लेकर बात की जानी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आप देखो अब नीमराना की मैं बात करूं, जिसके लिए ये नीमराना दिवस की बात कर रहे हैं। नीमराना मतलब एनसीआर का पार्ट है, दिल्ली से बिल्कुल नजदीक है। आज आप जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है उसकी हालत आप देख सकते, पिछले 10 साल से लगातार उसमें निर्माण चल रहा है और आज भी वहां पे जाम की स्थितियां रहती है। आज अगर केंद्र में सरकार है, केंद्र के नितिन गडकरी सड़क परिवहन के मंत्री हैं, लेकिन आज तक हमारा उस हाईवे को नहीं सुधार पाए, उसके अंदर जाम की स्थिति से निजात नहीं दिला पाए। तो आज जो जापानी जोन के अंदर या जो पहले एमओयू हुए थे वो उठकर साउथ इंडिया में जाने लगे। तो ये किस लिए? क्योंकि एनएच तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एनएचएआई की जिम्मेदारी ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम नहीं रखा गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। देखिए आशीष जी, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा ना, वसुंधरा जी के टाइम में भी जापानी जोन को लेकर अच्छा काम हुआ, बाहर से काफी सारा इन्वेस्टमेंट आया, पिछली सरकार के अंदर भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन जापानियों की और हिंदुस्तानियों के बेसिक बिहेवियर में आपको फर्क समझने की जरूरत है। वो बहुत ही समय के पाबंद लोग हैं, बहुत ही नियम से और बहुत ही
शालीनता के साथ काम करने वाले लोग हैं। यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात है एसोर्ड लेबर नहीं है। एसोर्ड लेबर नहीं होने की वजह से उनका काम किसी दिन होगा किसी दिन नहीं होगा, लेबर चली गई, तो ये चीजें हमें वहां पे देनी पड़ेगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो सोलर के साथ में पानी की बड़ी समस्या है, क्योंकि भूजल स्तर हमारा बहुत नीचे जा चुका है। जब तक हम पेयजल की या जो इंडस्ट्री को जो पानी चाहिए उसके लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बनने के बाद में बिजली की दरें बढ़ा दी है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है अटल जी, जिस प्रकार से आपकी सरकार के उद्योग मंत्री ने पिछले सरकार को घेरा, लेकिन राजेंद्र आर्या जी जो बता रहे हैं कि बिजली की दरें बढ़ा दी है, पानी की समस्या है, सड़क उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, जो मैन पावर है, मजदूर हैं, वो पंचुअलिटी के साथ में काम नहीं दे रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं दे पा रहे, इससे निवेश राजस्थान से छिटक रहा है। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? हालांकि इन्होंने वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार दोनों के दौरान, दोनों के कार्यकाल की इन्होंने प्रशंसा की है, लेकिन अब क्या हो गया इन 9 महीनों में, जब सरकार चेंज हुई है, सरकार बदली है और नए चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। आशीष जी, पहले तो मैं 2 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला तो राजेंद्र जी पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने गडकरी जी के काम को नकारने की कोशिश की है, वरना जितने भी कांग्रेस के ऊपर से लेके नीचे तक लोग हैं वो भी गडकरी जी की तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। और वास्तव में गडकरी जी का काम राष्ट्रीय राजमार्गों को जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित किया है, पर डे 37 किलोमीटर की रोड बना देना, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रशंसा की तो है ये सारी, लेकिन जो ना दूसरी बात, पुराना हाईवे है वो खस्ता हाल है, ये तो मानना पड़ेगा। सुनिए, दूसरी बात राजेंद्र जी ने कहा कि भाई हम पिछली जो कांग्रेस सरकार थी बहुत बढ़िया इकोनॉमिकल कंडीशन थी और वो जीडीपी में दूसरे नंबर पे थी, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ जीडीपी कोई मतलब फैक्टर नहीं है, वो अपना ही आकलन अपने से है। लेकिन अगर पूरे देश की इकोनॉमी की बात करें तो 12वें नंबर पे राजस्थान खड़ा है, जबकि राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। तो बहुत सारे इश्यूज को देखिए, अगर इश्यूज आर्थिक व्यवस्था कह रहे केंद्र सरकार की आर्थिक नीति खराब थी, अगर आर्थिक नीति खराब होती तो 4 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी कैसे हो जाती? मतलब उसका कोई आधार होना चाहिए कहने का। पहले कांग्रेस 2010 से पहले आर्थिक रूप से ऐसा क्या था कि भाई वो बढ़ ही नहीं रहे थे? अभी ऐसा क्या हो गया कि आज 4 ट्रिलियन है और लोग आ रहे हैं? अभी आपने देखा विप्रो के प्रेम जी आए और उन्होंने हाइड्रोलिक पावर यहाँ पर प्लांट लगाया, इनॉग्रेशन किया, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि राजस्थान से अनुकूल एनवायरनमेंट नॉर्थ इंडिया में किसी का भी नहीं है। और मेरे को सभी आईएएस और जितने भी प्रशासनिक और सरकार के लोग हैं उन्होंने बहुत मदद की। तो ये एक स्टेटमेंट इतने बड़े उद्योगपति का एक स्टेट के लिए बहुत बढ़िया है। एक मुंबई के अंदर हमने एक समिट की, आप देखिए 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। अच्छा, कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप टाइमलाइन देखिए, उनके जितने भी चीजें इन्होंने उतारी चुनाव के वक्त, उससे पहले तो वो लड़ते ही रहे, एक दूसरे को गालियां ही बकते रहे, गहलोत जी और पायलट साहब। लास्ट मोमेंट पे कोई अगर सबमिट करेगा, उसमें भी 11 लाख करोड़ के आए थे, एग्जीक्यूशन कितना है? 10% से भी कम। वसुंधरा जी के टाइम 22% था, इनके टाइम 10% से भी कम। और हम जो इस बार बात कर रहे हैं कि हमारे जितने एमओयू होंगे, आपके मन से बता रहा हूं, वो एग्जीक्यूशन 50 से 75% तक जाएंगे, जो पूरे भारत में रिकॉर्ड होगा। वो लोग आएंगे। कितनी बढ़िया बात है कि सबमिट होने से पहले हमारी टाइमलाइन देखिए आप, क्या शानदार टाइमलाइन है कि सरकार बनते ही हमने रोजगार की बात की, हमने पूरे राजस्थान के नवयुवकों को कहा कि हम 4 लाख रोजगारों का सर्जन करेंगे, हर साल 1 लाख रोजगार आपके लिए लाएंगे। ये बात होती है और उसके लिए कमिटमेंट होता है और उसके लिए कार्य दिखता भी है। रोजगार लाएंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। देखिए 1 लाख हर साल देंगे अगले 4 साल तक। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर यही कमिटमेंट है। और इसके अलावा जो ये निवेशक है, देखिए जो निवेशक इसके लिए क्या चाहिए होता है? सरकार, देखिए सरकार के पास भी पैसा होना चाहिए, नौकरी देने के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो जब ये निवेशक आएंगे,
निवेशक आने पर दो चीजों के फैक्टर होंगे। एक तो रोजगार उत्पन्न होगा, दूसरा बहुत बढ़िया उद्योग मंत्री जी राज्यवर्धन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की कि हमारे नवयुवक उसमें साझेदार होंगे और वो खुद फैक्ट्रियों के अंदर साझेदार होने पर वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे भी और वो आगे बढ़ेंगे, उनको खुद को स्वरोजगार अर्जन मिलेगा। देखिए बात ये है कि आप पुरानी सरकारों को देखेंगे तो छल कपट से गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनते रहे, कभी राजस्थान की सुध नहीं ली उन्होंने, 6 महीने तो वो आप देखो इनकी सरकार और इनके मंत्री बाहर ही पड़े रहे। और हर बात पे ये कहना, जो कांग्रेस ये कहती थी कि हमने देश को आजाद कराया है, वो कांग्रेस कहती है कि हम डरे हुए थे, हमारी सरकार पता नहीं क्या खा जाएंगे ये लोग, और इसलिए हम निमराना कहां आपको पता है रिजॉर्ट्स में पड़े थे। अब रिजॉर्ट में पड़े रहोगे तो काम कैसा। और जहां तक आप ये सड़क, आप कितने भी अभी गर्मियों के अंदर ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने बिजली बनाई, उनके साथ आप एमओयू देखो, अभी बिजली संकट आया था, तार गल गए जो अंदर डाले गए थे, बिजली नहीं भाई, अपने यहां पर 30 से 31 हजार मेगावाट की जरूरत है राजस्थान को मैक्सिमम वनडे बिजली सप्लाई करने के लिए, और हमारा उत्पादन 20,000 टन से मेगावाट से ज्यादा है ही नहीं। तो अगर आपने नंबर 1 हो, आपने बहुत ज्यादा सर्जन किया, तो बिजली क्यों नहीं थी। सड़कें एक ही बरसात में आप देखो चारों तरफ उधड़ गई, कैसे उधड़ गई। और नेशनल हाईवे जो जिसका जिक्र किया गया है, जयपुर दिल्ली हाईवे, वो तो आप ही का एनएचएआई का बिल्कुल हमारा है, और इसके लिए हमने रूट बनाया है और नए काम कर रहे हैं, बजट आया है। और आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदेश में होने वाले निवेश को लेकर समिट की, और इस समिट को लेकर एक और जहां सत्ताधारी दल बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। चर्चा लगातार जारी है और चर्चा में मेरे साथ बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी और बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी। अटल जी ने जिस प्रकार से ब्रेक पर जाने से पहले जो आरोप लगाए, राजेंद्र जी आपकी सरकार 5 साल रही और 5 साल में लगभग 6 महीने होटल में गुजारने पड़े, और जो भी मोस्टली योजनाएं थी वो अंतिम जो चुनावी वर्ष था या फिर अंतिम 6 महीने कहें, उनमें पिटारा खोला गया। जो काम करने थे पूरे 4.5 साल क्यों नहीं किए जा सकते थे। बिजली आपको मुफ्त देनी थी, 100 यूनिट फ्री करनी थी, ये जो काम थी ये सारे काम पहले किए जा सकते थे। सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की बात आज सरकार, बीजेपी की सरकार दावे कर रही है, तो ये सिंगल विंडो सिस्टम तो पहले भी हो सकता था। गहलोत जी ने भी बातें की थी और इन्वेस्टमेंट के लिए गहलोत जी ने भी प्रयास किए थे, लेकिन ये सिंगल विंडो सिस्टम कर क्यों नहीं पाए। पहले तो गडकरी जी के सवाल पे जो इन्होंने कहा कि साहब आप उनकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे, मैं उनकी तारीफ करता था, लेकिन जब मैंने उनके खुद के श्रीमुख से ही सुना कि हाईवे पे जब पेबैक पीरियड पूरा हो गया उसके बावजूद भी हाईवे पे टोल क्यों वसूला जा रहा है, और हाईवे की क्वालिटी को लेकर जिस तरीके से अभी जब नए नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बने उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद भी उनके ऊपर कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हुई। अवैध टोल वसूली सबसे बड़ा मुद्दा है, हाईवे पर जाम सबसे बड़ा मुद्दा है, एनएचएआई में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और 250 करोड़ प्रति किलोमीटर का हाईवे आपने कहीं बनता हुआ सुना हो तो बता दीजिए। गडकरी जी ने ये तमाम चीजें की है, तो कम से कम गडकरी जी को श्रेय देने से पहले ये भी देख लें कि उनके ऊपर कितने सारे दाग हैं जो उनको जवाब देने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि साहब मोदी जी ने हमारी देश की अर्थव्यवस्था को इतना आगे बढ़ाया। मैं कह रहा हूं आशीष जी कि हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन इकोनॉमी है, और वो भी क्योंकि वो सिर्फ चाइना का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उस इंपोर्ट से आपको ट्रेड डिफिसिट भी पता होगा, 110 बिलियन डॉलर से अधिक का ट्रेड हम करते हैं। तो आज आप बताइए पिछले 10-11 सालों के अंदर जो पहले 30-35 बिलियन डॉलर का होता था वो बढ़कर 110 बिलियन डॉलर कैसे हो गया। आप कहते हो साहब चाइना के साथ में हम नहीं कर रहे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी है, हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका कंजप्शन बढ़ा है, उससे आपको लग रहा है कि साहब देश में रोजगार नहीं, देश के अंदर महंगाई सबसे ज्यादा, उसके बावजूद आप कह रहे हो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अरे लोगों की आय नहीं बढ़ी, कैसे अर्थव्यवस्था। हाँ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कुछ लोगों की जो मार्केट से खरीदी जा रही है चीजें, क्योंकि लोगों को जरूरत की चीजें खरीदनी पड़ रही है, और उन खरीद की चीजों पर कितनी तरीके का टैक्स लगता है।
आय ये नहीं, सबसे बड़ा- राजेंद्र जी आय नहीं बढ़ रही तो 7.5 लाख की लिमिट की गई है, वो भी छोटी लग रही है। सर आय क्या, तो बढ़ रही क्या है। फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है ठीक उसका है। उसका टैक्सेशन पे कितना फर्क पड़ा, ठीक है। उसके टैक्सेशन पे मुश्किल से 10-12 हजार का भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप इस चीज को देखिए और फिर चलिए, आपकी नौकरी बात का में- जवाब ले लेता हूं, नौकरी जवाब में ले लेता कितने हूं मैं लोग हैं? अटल जी से। नहीं, नौकरी में हैं कितने लोग? सबसे बड़ी चीज यही है कि सरकार लगातार लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। नहीं, नौकरी के अलावा इनकम टैक्स तो भाई हर कोई रोजगार देगा। आप बताइए ना, रोजगार कितने ठीक है। लोगों को मिला? आपने खुद ही सवाल पूछा कि आप 1 लाख सरकारी नौकरी तो दे देंगे। मैं पूछ रहा हूं 10 महीने होने को आगे, अब तक इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी जो हमारे सरकार के टाइम में अभी प्रोसेस तक में तो थी? अभी तो आपके कार्यकाल में जो नौकरियां वो दी वही- गई थी वही पूरी नहीं दे पाए। उनको गिरफ्तार करने का काम करें। नहीं नहीं, अटल वही जी, पूरी नहीं अटल दे जी, पाए सर, वो ही अटल पूरी जी, नहीं दे पाए। ऐसा अगर है- किसी को गिरफ्तार करना तो करो ना, लेकिन जो नौकरियां जेन्युइन है, जिनके परीक्षाएं हो चुकी है, रिजल्ट हो चुके हैं, जिनके एग्जाम हो चुके हैं, जिनके मतलब साक्षात्कार हो चुके हैं, उनको आप नौकरी दीजिए। ठीक है अटल जी। ऐसा है, देखिए पहले तो ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी नहीं बढ़ी है। एक बात इन्होंने ये जरूर ठीक कही कि भारत अभी प्रोडक्शन क्षेत्र में हम खुद मानते हैं कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में हम थोड़े कम हैं, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में तो पूरी दुनिया को लोहा मनवा दिया। सर्विस इंडस्ट्री में भारत आज आईटी के अंदर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट भेजता है, सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी मतलब आईटी सेक्टर को लेकर के भारत में होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि आशीष जी, कंजम्पशन अगर कैसे बढ़ता है, पैसा होना चाहिए, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ा मध्यम वर्ग भारत के अंदर है और वो जरूरत की सामान नहीं, वो अब गाड़ियां क्या जरूरत की सामान हो गई। बहुत सारे आपके लिविंग जो अभी तरक्की हुई है सभी व्यक्तियों की, क्या वो कंजम्पशन कंज्यूम नहीं कर रहे चीजों को? ये कंजम्पशन आया कहां से शब्द? ये इसलिए आया कि भारत की इकोनॉमी बढ़ी है, लोगों के हाथों में पैसा आया है, वो पैसे को कंज्यूम कर रहे हैं। और अब जो ये जितना अभी हमारा जो उद्योग मंत्री है, उन्होंने भी क्या कहा कि हम लोगों से कह रहे हैं कि प्रोडक्शन में आओ, प्रोडक्शन में आप टेक्सटाइल पे आओ, पेट्रोकेमिकल में आओ, टूरिज्म में आओ, आईटी लॉजिस्टिक में आओ, बहुत सारे प्रोडक्शन फैक्ट्री, आप खनन में आइए, बहुत सारी चीजों में हम इनवाइट कर रहे हैं। बाहर विदेशी कंपनियों को भी सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते थे, हम सिंगल विंडो बना रहे हैं ना। 25 आईएएस को पहले से लगा दिया गया, हर आप देखिए सिंगल इंटरफेस बना दिया गया है, व्यक्ति मैन पावर का हस्तक्षेप कम कर दिया गया है। ठीक है राजेंद्र जी, राजेंद्र जी हस्तक्षेप कम कर देते हैं, ठीक है राजेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, कम हो जाता है। ठीक है राजेंद्र जी। आशीष जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जोधपुर के अंदर हम हैंडीक्राफ्ट्स का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जोधपुर के जो हैंडीक्राफ्ट यूनिट हैं उनके ऊपर आज संकट के बादल हैं। इसके ऊपर इस सरकार का कोई जवाब नहीं है। जहां तक पेट्रोकेमिकल्स की बात है, चाहे रिफाइनरी की बात है, तो रिफाइनरी हम लेके आए, लेकिन वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती जो सरकार थी 2013 से 18 तक की सरकार, उसने 5 साल तक रिफाइनरी को रोके रखा, जिसकी वजह से राजस्थान को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था वो रेवेन्यू सारा का सारा गुजरात में चला गया। तो ये तमाम बातें जिसपे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार ने जो तमाम अच्छे काम किए उनके ऊपर अड़ंगा लगाने का काम किया। चाहे जयपुर के अंदर मेट्रो लाने की बात हो, उसको भी रोक के रखा गया, और तमाम जो प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर। और हम तो यहां तक कह रहे हैं ना, किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी समृद्धि क्या होती है कि उसका जो देश के जो उसके प्रदेश के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। तो हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लेके आए, उसके ऊपर भी इन्होंने अड़ंगा लगाया, और तमाम जो अच्छे काम थे उनके ऊपर भी इन्होंने ठीक है अड़ंगा लगा दिया। लेकिन जिस प्रकार से विदेश यात्राएं हो रही हैं, चाहे बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और चाहे बात करें विदेश यात्राओं से जरूरी प्रदेश के अंदर, ठीक है, मैं उसी कह रहा हूं, जैसे पशुपालन को देनी चाहिए उसके ऊपर नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण पे कोई जोर नहीं है, हैंडीक्राफ्ट हमारी अच्छी वो है उसके ऊपर कोई जोर नहीं है, टूरिज्म के ऊपर कोई जोर नहीं है। अरे भाई, जो ऑलरेडी हमारी ताकत है उसको तो आप मजबूत कीजिए, ठीक है, वो उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो लाइए, लेकिन पहले जो देश का जो एमएसएमई सेक्टर है उसको मजबूत करने की जरूरत है। जो हमारा कोर मैन्युफैक्चरर था वो खत्म हो गया, क्योंकि विदेशों से कच्चा माल आ रहा है और मतलब असेंबल करके यहां पे चीजें दी जा रही है। तो आज फायदा किसको हो रहा है? या तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसको फायदा हो रहा है, या विदेशी ताकतों को फायदा हो रहा है। तो इससे देश को नहीं, इकोनॉमी में फायदा हो रहा है। अटल जी, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
दक्षिण कोरिया गए, वहां पर निवेशकों को लुभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका गए राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि सब कुछ मेड इन चाइना है और हिंदुस्तान में तो रोजगार का संकट है और इसीलिए कि मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया पर कोई काम नहीं कर रहे आप लोग। देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे ज्यादा ये इनके पास कुछ है नहीं। जब हम कहते हैं कि हम सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, हम टूरिज्म में बहुत अच्छे हैं, कि नहीं, प्रोडक्शन में अच्छा होना चाहिए। आप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग देशों पे निर्भर हो, जब हम प्रोडक्शन में अच्छे होने की कोशिश करते हैं तो ये किसी और चीज पे। और मैं राहुल गांधी जी के लिए तो यही कहना चाहूंगा कि भाई, घर की बातें बाहर ज्यादा शेयर नहीं की जाती, वो बातें शेयर की जाती है। अगर प्रॉब्लम है तो घर पे निपटाओ। अमेरिका में जाकर के आप गलत भ्रांतियां फैलाओगे, उससे क्या होने वाला है? ये भ्रांतियां फैलाना ही तो इनका काम है। एजेंडा पहले यहां फैलाते थे, देश खतरे में, डर लगता है, सिख उन लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं रखने दी जाती। कहां नहीं रखने दी जाती? वो ये सब बातें, ये केवल और केवल सहानुभूति चाहना, देश के लोगों को बरगलाना, विदेश के लोगों को जाकर के भारत का मान सम्मान, गौरव जो बढ़ा है उसको कम करने जैसा है। इसीलिए उनको कहते हैं कि बचकानी हरकतें बंद करो। समय की सीमा है आप दोनों से, मैं चाहूंगा 30-30 सेकंड में। राइजिंग राजस्थान समिट होने वाली है, दिसंबर में यह आयोजन होगा और प्रदेश की सरकार का पूरा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाया जाए। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा कि राइजिंग राजस्थान समिट होने जा रही है, इस समिट को लेकर के आपके क्या विचार है? देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट जो हो रहा है उसके लिए सरकार को मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन ये सरकार लगातार पूर्व सरकार की बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट किसी भी राज्य के लिए जरूरी होता है वो कानून और व्यवस्था की स्थिति होती है। राजस्थान की कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, रोजगार की बड़ी समस्या है, पेयजल की बड़ी समस्या, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मानसून के अंदर हमने बिखरते हुए देखा है, उसके ऊपर सरकार का कोई फोकस नहीं है। आपदा प्रबंधन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने की वजह से पे भी असर पड़ेगा। अटल जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, जो राइजिंग राजस्थान है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, 50 से 75% एग्जीक्यूशन होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, और वो हमारी टाइम लिमिट जो टाइम अभी अभी इस वक्त है, जिस तरीके से हमने शुरुआती दौर में ही बिल्कुल टाइमलाइन बिल्कुल फिक्स की और काम करने लगे, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी बहुत बढ़िया है। अब की बार 50 से 75% एग्जीक्यूशन होगा। राजस्थान का विकास ही हमारा लक्ष्य है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्या जी और बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर। उम्मीद करते हैं कि राइजिंग राजस्थान समिट सफल हो, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिले, युवाओं को रोजगार मिले।